So further in the rubber topic, this is the vulcanization process. So first is, why do we need to vulcanize a rubber? Okay, so there is some limitations of natural rubber. So natural rubber का limitation is temperature range. Okay, the first limitation of rubber is temperature range. So temperature range is 283 Kelvin to 335 Kelvin of natural rubber. While become below the 283 Kelvin temperature, rubber becomes soft. Okay, तो 283 केल्विन के नीचे रबर सॉफ्ट हो जाता है, तो आप एकदम उसको लूजली कर सकते हो। उसका इलास्टिसिटी जो नेचर है, इलास्टिसिटी का नेचर जो है वो छोड़ सकता है, ठीक है। तो उसका परमानेंट डिफ्रैक्शन उसके अंदर हो सकता है। तो बिलो द 283 केल्विन वी कैन नॉट यूज द रबर एंड अबाउ इट बिकम्स ब्रिटल, तो टूट जाएगा, ठीक है, चॉक की तरह हो जाएगा। ऐसे उसको तोड़ना चाहोगे तो टूट सकता है। तो अबाउ 335 केल्विन रबर बिकम्स ब्रिटल। नॉट यूज द रबर अपार्ट फ्रॉम दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो रबर की ये लिमिटेशन की वजह से देयर इज नेसेसरी टू वल्केनाइज द रबर। वल्केनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर molten sulfur is added to the rubber, and this process is to change this limitation of natural rubber. Okay, so what is vulcanization of this rubber? तो 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर मोल्टेन सल्फर, सल्फर जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर मोल्टेन सल्फर इज एडेड टू मोल्टेन रबर। ओके, तो उसके जो क्रॉस लिंक्स है वो क्रॉस लिंक्स टूट जाते हैं और उसके बीच में सल्फर को ऐड किया जाता है ताकि उसकी जो टेम्परेचर रेंज है उसको बढ़ाया जाए। दिस ये जो सॉल्यूशन है उसको 373 टू 415 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर उसको गर्म किया जाता है। ये जो टेम्परेचर रेंज है उसके ऊपर उसको गर्म हीट किया जाता है और उसके बाद उसके अंदर डिफ्रैक्शन किया जा सकता है। दैट मींस कि उसके अंदर सल्फर ऐड किया जा सकता है। तो इसके लिए ये जो प्रोसेस है द वल्केनाइजेशन प्रोसेस, वो चार्ल्स गुडियर ने फाइंड किया था। चार्ल्स गुडियर नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और 1893 के अंदर ढूंढा गया था। 1893 जो ईयर है ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चार्ल्स गुडियर ने ये सबसे पहले ढूंढा था। आपको वल्केनाइजेशन प्रोसेस याद रखना है 373 टू 415 केल्विन रेंज के ऊपर मोल्टन सल्फर, सल्फर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और मोल्टन रबर के मिक्सचर को गर्म करना है। तो रबर के क्रॉस लिंक्स, जो नेचुरल रबर के क्रॉस लिंक्स है उसको तोड़ दिए जा सकते हैं और उसके बीच में सल्फर ऐड किया जा सकता है। सल्फर ऐड करने के जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। दिस रबर कैन यूज्ड इन टायर्स और बैटरीज, ये सब के अंदर ये रबर को यूज किया जा सकता है। बट ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इज वेरी स्लो। दिस प्रोसेस वेरी स्लो, मतलब बहुत सालों साल लग जाएंगे, ठीक है, ये प्रोसेस को कंप्लीट होते होते। तो वो सालों साल कम करने के लिए, मतलब इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो डेली लाइफ के अंदर कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर एक्सेलरेटर्स या और यू कैन से प्रमोटर्स ऐड किए जाते हैं। जेडब्ल्यू मेन के अंदर में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, पूछा गया था कि उसके कौन से प्रमोटर्स यूज किए जा सकते हैं। तो ये है डाइफिनाइल ग्लोइनाइड, ठीक है, डाइफिनाइल ग्लोइनाइड इसके अंदर ऐड किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट प्रमोटर। और mercaptobenzothiazole, mercaptobenzothiazole is another name of promoter that can be used to promote our process or accelerate our process. And third one is dimethyl dithiocarbonate. Okay, dimethyl dithiocarbonate. तो दिस थ्री आर द प्रमोटर्स। और अनदर थिंग इज ये जो है ये बहुत लोअर पोर्शन में ऐड किया जा सकता है, दैट मींस 0.1 टू 0.5% इसके अंदर यूज किया जाता है ये तीनों में से किसी एक का, टू प्रमोट प्रोसेस। ओके, इसके अंदर इसका और कुछ रोल नहीं है, खाली प्रोसेस को प्रमोट करना है। हमारी जो प्रोसेस बहुत लंबी चलने वाली है उसको फास्ट करने के लिए। सेकेंड थिंग, उसके जो कैपेसिटी है, मतलब उसकी जो हार्डनेस है या फिर थिकनेस है या फिर आप बोल सकते हो उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए ये दो फिलर्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, या फिर जिंक ऑक्साइड उसके अंदर ऐड किया जा सकता है या फिर कार्बन ब्लैक उसके अंदर यूज किया जा सकता है ताकि उसके बीच का जो गैप है वो गैप निकल जाए, ठीक है। आपको पता होगा कि आप जब सीमेंट यूज कर रहे हो उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था पीओपी के अंदर उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया जाता है NaCl एज ए फिलर्स। क्यों? ये जो कार्बन एटम होता है उसके बीच में ऐसी छोटी सी जगह रह जाती है, वो छोटी सी जगह फिल करने के लिए आपको कुछ ऐसे एलिमेंट चाहिए जो यहाँ पर बीच में बैठ सके।
तो ये जो है these are known as fillers, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो जिंक ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक। ओके चलो आगे बढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन। तो हमने बोला लिक्विड सल्फर लेना है और मोल्टन रबर लेना है, ठीक है, ये दोनों के जो मिक्सचर है उसको गर्म करना है। तो लिक्विड सल्फर ले रहे हैं, ठीक है, सल्फर उसके अंदर ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम लोग मोल्टन रबर लेते हैं, तो पॉलीमर है आइसोप्रीन, ठीक है, आइसोप्रीन क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एक साइड CH2 था, एक साइड CH3 था, ये मैं अभी स्ट्रेट वे पे लिख रहा हूँ, और एक साइड अगेन CH2 था, ठीक है, ये आगे जाएगा, ये भी यहाँ पर ऐसे जा सकता है, ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोप्रीन। उसके अंदर एक और आइसोप्रीन ऐड कर देना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2, ओके, ये है आइसोप्रीन दो अलग अलग, ठीक है, सीस आइसोप्रीन है, दोनों ही सीस टाइप आइसोप्रीन इसके अंदर रखा है, ठीक है। अब ये मोल्टन स्टेट में दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में है, इसको अलग करना है, मतलब इसके अंदर ऐड करना है मोल्टन सल्फर, एंड जो मिक्सचर बन रहा है वो मिक्सचर को गर्म करना है 373 केल्विन टू 415 केल्विन तक, ठीक है। तो उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा सल्फर, ठीक है, टेम्परेचर रेंज 373 टू 415 केल्विन, ठीक है। जैसे ही इसको गर्म करोगे ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएंगे, ठीक है। अब टूट के क्या हो जाएगा, उसके अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा इसके पास। सेम वे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन। अब ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ सल्फर ऐड हो जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा नया, कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन बन गया, डबल बॉन्ड के बदले यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर अगेन CH2 जो था एज इट इज, ये जाएगा आगे, यहाँ पर भी बढ़ता जाएगा। चलो डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर एक था, यहाँ पर बीच में सल्फर, ऊपर CH3 एज इट इज, ठीक है, ऊपर जो CH3 था वो एज इट इज। अब नीचे क्या करना है, सेम इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, ये पॉलीमराइजेशन आगे जाएगा, ये भी पॉलीमराइजेशन आगे जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3। सेम वे ये कार्बन के बीच में भी जो डबल बॉन्ड टूटा था, मतलब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों के बीच में भी सल्फर देखने को मिल सकता है। This kind of structure can be seen in vulcanization of rubber. This is the formula of vulcanized rubber. ठीक है, इसको हम लोग vulcanized rubber भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस लिंकिंग है, ये दोनों लीनियर पॉलीमर्स है, ऐसे लीनियर और लीनियर के बीच में ऐसी क्रॉस लिंक्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ग्रिड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अब इससे क्या होगा, ये एक नॉन स्टिक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। वल्केनाइजेशन रबर के अंदर, वल्केनाइज्ड जो रबर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, पॉज करके ये लिख लेना, वल्केनाइजेशन प्रोसेस जो है वो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वल्केनाइजेशन प्रोसेस, और ना समझ पाए तो रिपीट करके देखो। वल्केनाइज्ड रबर की प्रॉपर्टीज एंड इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो सबसे पहले ये है हार्ड एंड नॉन स्टिकी, ठीक है, हार्ड है एंड नॉन स्टिक है, मतलब चिपचिपा एकदम नहीं है। जो रबर लैटेक्स था वो कोलाइडल सॉल्यूशन था, ठीक है, जैसे विस्कस लिक्विड होता है ना वैसा सॉल्यूशन था। ये कोई विस्कस लिक्विड नहीं है, ये होता है एकदम हार्ड एंड नॉन स्टिकी होता है। सेकंड, इसकी अगर प्रॉपर्टीज आप चेक करोगे तो सेकंड प्रॉपर्टीज है इसकी हायर इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बहुत हाई है, हाई इलास्टिसिटी, मतलब जो पहले के जो मॉलिक्यूल थी वो मॉलिक्यूल के अंदर भी इलास्टिसिटी बहुत थी, बट इसके अंदर टेंसाइल मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और सेकंड थिंग, जो इसका जो नेचर है मतलब वापस आ जाने का नेचर वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ये देखने को मिल सकता है, उसमें ये जो रेंज था टेम्परेचर रेंज वो बहुत हाई दोनों साइड, मतलब 273 था इस तरफ, मतलब पहले जो था वो कितना था 283 था, 283 टू 223 था, ये अभी वाइड रेंज में देखने को मिल सकता है। तो वाइड
यहाँ पर लिख सकते हो हाई डेंसिटी इलास्टिसिटी ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। चलो थर्ड थर्ड क्या हो सकता है, अगर सल्फर कंटेंट इधर उधर कर दिया आपने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके जो ऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब अगर आप ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का तो पहले का जो सल्फर था वो सल्फर सीधा ही ऑक्सीडेशन होके उसके अंदर से SO2 SO3 बन जाता था, तो रबर के अंदर भी सेम देखने को मिल सकता है। बट वल्केनाइज्ड रबर के अंदर ऐसा नहीं होता। पहले का जो रबर था उसके अंदर आपने पर्टिकुलरली वल्केनाइजेशन प्रोसेस करने के बाद सल्फर ऐड किया है तो इसकी ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन doesn't happen long time over long लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इसके अंदर ऑक्सीडेशन आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसके अंदर से वो रस्टिंग भी नहीं होती इसके रबर के अंदर, तो वो खराब भी नहीं हो जाता, वैसे का वैसा रहता है। एंड लास्ट वन इज क्वाइट रेजिस्टेंस अटैक बाय एंटीऑक्सीडेंट और क्वाइट रेजिस्टेंस अटैक बाय ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड होता है उसको रेजिस्ट करता है। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होता है, CH3COOH HCOOH, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स है। उसका जो अटैक होता है जो कि रस्ट कर सकता है किसी को भी, मतलब उसका रस्टिंग कर सकता है, कोई भी मेटल के ऊपर गिर रहा है तो वो मेटल को भी खराब कर सकता है। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसको रेजिस्ट करता है, क्वाइट रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनिक एसिड। तो दिस आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ वल्केनाइज्ड रबर। सबसे पहला हार्ड एंड नॉन स्टिकी, सेकंड वन इज हाई इलास्टिसिटी एंड थर्ड वन इज oxidation don't happen over long period of time, and last one is organic acid to quite resistant to organic acid। तो ये चार आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, प्रिपरेशन याद रखना है वल्केनाइज्ड रबर का, क्लियर है। अभी हम लोग जो देखने वाले दैट इज नियोप्रीन, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं।